बेटे के साथ रहने के सपने से उजड़ गई माँ बाप की जिंदगी। मावा कचौरियों की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर पर फैल गई। किशोर बाबू सरला से रसोई में आकर बोले, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? बेटे बहू के आने की खुशी में सरला जी आज सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। हाँ बिल्कुल, अभी लाई। हंसते हुए सरला जी चाय बनाने में लग गई। किशोर जी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। पत्नी सरला एक कुशल गृहिणी थी। उनका एकलौता बेटा अबीर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद बेंगलोर में नौकरी कर लाखों कमा रहा था। अबीर बचपन से ही महत्वाकांक्षी व होशियार था। 12वीं में अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किशोर जी ने अबीर को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर दूसरे खर्चे इतने थे कि उन्हें और भी बहुत जगह से कर्ज लेने पड़े। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। कुछ दिनों बाद अबीर ने अपनी कंपनी में ही कार्यरत प्रीति से शादी करने का फैसला किया। माँ बाप ने भी सहमति देते हुए बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उसकी शादी कर दी। तुरंत शादी करने के कारण अब तक जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी, शादी में खर्च हो गई। बहू प्रीति के घर में माता पिता और उसका बड़ा भाई जो गोविंदपुर में ही रहते। किशोर जी व उनकी पत्नी सरला गोविंदपुर में ही अपने छोटे से मकान में आराम से रहते। शादी होते ही अगले हफ्ते दोनों बेटे बहू बेंगलुरु चले गए। शुरू में फ़ोन पर रोज ही किशोर जी और उनकी पत्नी बेटे बहू से बात करते थे, फिर महीने में एक बार, और अब तो 5-6 महीने में एक बार बात हो जाती। बेटे की आवाज़ सुन, उसकी खैरियत जान माँ के दिल को तसल्ली हो जाती। बेंगलोर जाने के बाद अबीर ने एक बार भी घर रुपए नहीं भेजे। पहले महीने तनख्वाह मिलते ही फ़ोन पर बोला, बाबूजी, यहाँ घर के फर्नीचर आदि लेने में बहुत खर्चा हो गया है। यहाँ बिना कार के रह नहीं सकते। 1-2 महीने बाद आपको पैसे भेजूँगा। इस पर किशोर जी बोले, बेटा, तुम्हें वहाँ जो चाहिए उसे ले लो। यहाँ हमें पैसों की ज़रूरत ही क्या है। हम 2 जनों का थोड़े में अच्छा गुजारा हो जाएगा। हमारी फ़िक्र मत करो। उसके बाद अबीर से पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। ना ही किशोर बाबू और सरला जी दोनों को ही इस बात का कोई गिला शिकवा था कि बेटे ने पैसे नहीं भेजे। बेटा खुश रहे, यही उन्हें चाहिए था। थोड़े में गुजारा कर लेते थे। 1 साल बाद बेटे ने फ़ोन पर बताया कि हम दोनों गोविंदपुर आ रहे हैं, तो सरला की खुशी का ठिकाना ना रहा। सरला से फ़ोन पर अबीर अक्सर यह बात करता था, माँ, यह जगह बहुत अच्छी है, बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन व कपड़े धोने की मशीन है। आप और बाबूजी दोनों आकर हमारे साथ ही रहो। वहाँ गोविंदपुर में क्या रखा है, बाबूजी भी तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तुम आओ तो इस बारे में सोचेंगे। अक्सर सरला का यही जवाब होता था। बेटे के बार बार कहने पर सरला के मन में बेटे के पास जाने की इच्छा जागृत हुई। अब वह हमेशा पति से इस बारे में कहने लगी कि 1 महीना तो कम से कम हमें भी बेटे के पास जाना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला तो सरला के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा आकर कब ले जाएगा। अबीर जिस दिन आने वाला था, सुबह से ही उसके आने की तैयारियों में जुटी थी। ना जाने क्या क्या पकवान बना डाले थे, सारे उसके पसंद के। शाम 4 बजे करीब
अबीर व बहू आए। सरला आरती कर बच्चों को अंदर ले आई। सरला की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू अब और भी सुंदर दिख रहे थे। किशोर जी बोले, सुबह से माँ बिना खाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आओ बेटा, पहले थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं बाबूजी, हम प्रीति के घर से खा कर आ रहे हैं। माँ, आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना दो, वही बहुत है। तब दोनों का ध्यान गया कि उनके साथ में सामान वगैरह कुछ नहीं है। प्रीति ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े के थैले को सास को दिए। उसमें एक साड़ी थी। सरला का दिल बुझ गया। बड़े चाव से बनाया गया खाना यूं ही ढका पड़ा था। चाय पीकर थोड़ी देर बाद अबीर बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल फिर आते हैं। हम प्रीति के घर ही ठहरे हैं। 15 दिन की छुट्टी है। कहते हुए चलने के लिए खड़ा हुआ अबीर तो प्रीति शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, माँ जी, आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया, फिर भला कैसे ना खाएं। फिलहाल भूख नहीं है, पैक कर साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेटकर बड़े अधिकार के साथ बैठकर दोनों मेहमानों की तरह चले गए। किशोर बाबू और सरला जी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। किशोर जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर सरला जी तो उनके जाते ही मन के टूटने से दिल के अंदर का सारा दर्द फूट पड़ा। कितने लाड प्यार से पाला था बेटे को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसे आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला जाता है। कहते हुए सरला जी के आंसू बह निकले। किशोर जी सरला जी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दिल में भरे दर्द से उनकी आंखें गीली हो गई थी, लेकिन अपना दर्द जवान से व्यक्त कर सरला को और दुखी नहीं करना चाहते थे। किशोर जी ने पत्नी को कई तरह से आश्वासन देकर मुश्किल से खाना खिलाया। 4 दिन बाद अबीर फिर आया। उस दिन सरला जब उसके लिए चाय बनाने रसोई में गई, तब अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी, प्रीति को अपनी माँ को बेंगलुरु साथ लेकर जाने की इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से परिवार बच्चों में ही रहकर बड़े कष्ट पाए हैं, इसलिए अब हम उन्हें अपने साथ बेंगलुरु लेकर जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। माँ को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर प्रीति को बेंगलुरु में अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको हम वहाँ हमेशा रख नहीं सकते। प्रीति को अपनी प्राइवेसी चाहिए। बाबूजी, आप लोग वहाँ आए तो कहीं प्रीति के साथ आप दोनों की नहीं बने, इसका मुझे डर है। इसलिए आप दोनों को मैं अपने साथ रखने में हिचक रहा हूँ। बाबूजी, आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ गए होंगे। वह बोले, बेटा, मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए आज किशोर जी को सारे रिश्ते बेईमानी से लग रहे थे। इसके बाद जिस दिन अबीर और प्रीति बेंगलोर को रवाना होने वाले थे, उस दिन 5 मिनट के लिए विदा लेने आए। उस रात सरला किशोर जी के कंधे से लगकर खूब रोई थी। क्यों जी, क्या हमें कोई हक नहीं है अपने बेटे के साथ सुख के कुछ दिन बिताए? बेटे से कुछ आसरा रखना क्या माता पिता का अधिकार नहीं? क्या मैंने आपसे शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की?
परंतु अपने बेटे के बेंगलुरु जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहां जाकर रहूं, यही इच्छा थी, वह भी पूरी ना हुई। सरला रोते रोते बोलती जा रही थी और किशोर जी यही सोच अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद उनके प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना बेटा थोड़ा तो उनके बारे में सोचता, माँ का प्यार का कुछ तो प्रतिकार देता। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन बेटे ने फ़ोन कर बाबूजी को बताया कि प्रीति माँ बनने वाली है, इसलिए अगले हफ्ते मैं गोविंदपुर आ रहा हूँ प्रीति की माँ को लेने। वह यहाँ आ जाएंगी तो घर संभाल लेंगी, हमें भी सहारा हो जाएगा और बाद में बच्चे को संभालने में भी आसानी हो जाएगी। इतना कहकर अबीर ने फ़ोन रख दिया। समय यूं ही बीत गया। सरला जी अब चुपचाप रहने लगी, ना ज़्यादा बात करती, बस चुपचाप अपने में ही रहती। सरला जी की मुस्कान मानो वहीं ठहर गई, मायूस सा चेहरा, मानो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। सुबह सुबह किशोर बाबू ने कहा, मैं सब्जियां और कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ, फिर तुम आज मेरी पसंद का खाना बनाना। बहुत दिन हो गए तुमने अच्छे पकवान नहीं बनाए। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। सरला ने फ़ोन उठाया। उधर से बेटे ने कहा, बधाई हो माँ, आप दादी बन गई है, पोता हुआ है। आपको मैं बुला लेता, पर फ्लैट छोटा है, जगह भी कम है। जब आऊँगा तब पोते से मिल लेना। सरला के हाथों से फ़ोन छूटकर वहीं ज़मीन पर गिर गया। बेटे की तस्वीर जो वहीं मेज़ पर रखी थी, उसे उठाया और अपने सीने से लगाकर वहीं आराम कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद किशोर बाबू सामान और सब्जी लेकर वापस लौटे तो फ़ोन गिरा देख सरला से बोले, यह क्या, फ़ोन भी तुमने सही से नहीं रखा, फ़ोन उठाकर रखते हैं, फिर सरला को सब्जी लेकर अंदर रखने को कहते हैं। सरला जी कोई जवाब नहीं देती हैं। किशोर जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाते हैं। कहाँ खोई हुई हो बेटे की तस्वीर में। तभी तस्वीर एक तरफ गिर जाती है और सरला जी का गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क जाता है। किशोर जी की मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। सरला, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऊपर देखकर जोर से चिल्लाते हैं। उनका मस्तक पसीने से भीग जाता है। उनके रोने की आवाज़ से आस पड़ोसियों को पता चलता है। सब इकट्ठा होते हैं। कुछ देर बाद सरला जी का क्रियाकर्म हो जाता है। सरला जी तो चली गई, लेकिन किशोर बाबू का जीवन कांटों की सेज से अधिक नहीं रह गया। मानो उनका संसार ही लुट गया। कुछ दिनों के बाद बेटे को पड़ोसियों ने माँ की खबर दी। बेटे ने जैसे ही यह खबर सुनी, पत्नी और अपने बेटे के साथ गांव आ गया। पिता के पैरों में गिरकर रोने लग गया। पिताजी, आपने हमें बताया तक नहीं, हमें इतना पराया कर दिया। अब हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए हमारे साथ, हम सब साथ रहेंगे। अब बेटे के सिवा आपका है ही कौन? किशोर जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, बेटा? कौन सा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने अपनी माँ के आंसुओं का भी मान
नहीं रखा था। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। आज अबीर और प्रीति को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ आ रहा था कि अपनी माँ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। माँ को तो खो दिया, जीते जी पिता का भी प्यार अब नहीं मिलेगा। किशोर बाबू ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। किशोर बाबू अब गांव में ही रहने लगे। पेंशन के पैसों से उनका गुजारा हो जाता। अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उन्होंने वृद्ध महिलाओं के कल्याण कार्य में दान कर दिया और आधी संपत्ति अपने पोते के नाम कर दी, जो उसे उनके मरने के बाद उसके 18 वर्ष पूरे हो जाने के बाद दी जाएगी। किशोर बाबू अब अपनी पत्नी की यादों के साथ अपने बाकी बचे दिन गुजारने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।